MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थोड़े गैप के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आज हम अपने चैप्टर US फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। एक दो पॉइंट मैं उसके बेस के लूँगा, फिर आपको जो वर्तमान उनकी विदेश नीति है उस पर समझाने का प्रयास करूँगा। अमेरिकी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी रही है कि लोकतंत्र समर्थक आंदोलन या कोई ऐसी राज्य व्यवस्था जहाँ से लोकतंत्र को भय उत्पन्न होता हो या हो सकता हो, ऐसे मामलों में भी उन्होंने अपने हस्तक्षेप के अधिकार को अपने खुद के पास ही सुरक्षित रखा है और समय समय पर उसका इस्तेमाल भी किया है। मसलन आप देखें 1962 में जो U-2 विमान कांड हुआ था, उससे ठीक पहले आपने पढ़ा होगा क्यूबा क्राइसिस जिसको आप कहते हैं। जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के महासचिव। विवाद ये खड़ा होता है कि क्यूबा के अंदर सोवियत संघ कुछ परमाणु मिसाइलें तैनात करना चाहता है सुरक्षा की दृष्टि से। अमेरिका ने इसको हस्तक्षेप माना अपने खिलाफ और क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। ये बड़ा दिलचस्प विषय है। आप इस पर आश्चर्य करेंगे कि दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गई थी और वॉर शायद एटॉमिक भी हो सकती थी, लेकिन दोनों ही देशों ने समझदारी का परिचय दिया और नाकेबंदी हटाई गई और सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर मिसाइल तैनात करने का अपना इरादा बदला। इसके अलावा आप देखिए दक्षिण अमेरिका में माफ़ करें, एशिया में, अफ्रीका में अधिकांश राष्ट्रों में जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो इस आधार पर चली है कि वहाँ लोकतंत्र को पनपाना है और उस पनपते हुए लोकतंत्र के मार्ग में यदि कोई बाधाएं आती हैं तो उनको सैनिक माध्यम से दूर करने की कोशिश करनी है, और ऐसा उन्होंने अनेक बार किया भी है। 1965 की बात बताऊँ आपको मैं, डोमिनिकन रिपब्लिकन में उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप किया। लिंडसे जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर उन्होंने वहाँ हस्तक्षेप किया। 14,000 अमेरिकी सैनिक भेजे गए, हालांकि बाद में विड्रॉ भी हुए, लेकिन ये उन्होंने साबित किया कि वो लोकतंत्र पर आने वाले हर खतरे के लिए एक कवच की तरह दुनिया के सामने मौजूद हैं। दुनिया चाहे ना चाहे वो इंटरफेयर करेंगे। इसके अलावा ग्रेनेडा में आप देखिए, अफ़गानिस्तान में जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, क्योंकि बॉर्डर बहुत पास है। देखिए, जब आप किसी देश की विदेश नीति को पढ़ें तो दुनिया के नक्शे का मोटा मोटा खाका आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। अफ़गानिस्तान और सोवियत संघ में ज़्यादा दूरी नहीं है। होता यह है कि सोवियत संघ की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में प्रवेश करती हैं और वहाँ के तत्कालीन शासक को हटाकर अपनी मर्जी के व्यक्ति को सत्ता में बैठाती हैं। अमेरिका ने इसकी बड़ी आलोचना की, निंदा की, भर्त्सना की और इसके विरोध में उन्होंने अफ़गानिस्तान के दूसरे गुट को सैनिक सहायता और अन्य सहायताएं प्रदान की। और आप वर्तमान समय की बात करें, ज़्यादा समय नहीं बीता है, आप देखिए इराक में भी उनका जो हस्तक्षेप था उसके दो मूल कारण थे। नंबर एक, जॉर्ज बुश राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई इराक के पास जनसंहारक शस्त्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में इसको WMD कहते हैं, वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन, यानी जनसंहारक शस्त्र हैं और उसके लिए, उनके समापन के लिए उस पर आक्रमण जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बगैर भी अमेरिका ने वहाँ सैनिक अभियान किया। सद्दाम हटाए जाते हैं, उन पर मुकदमा चलता है, सजाए मौत दी जाती है, लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर बहाल की जाती है, चुनाव कराए जाते हैं और आज भी एक भारी मात्रा में अमेरिकन फ़ौजें इराक में मौजूद हैं। उससे थोड़ा और पीछे आएँ, अफ़गानिस्तान में आपको याद होगा 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 जब ट्विन टावर्स उड़ाए गए थे और ये कहा गया कि अल कायदा इसके पीछे है।
साबित भी हुआ सबूतों के माध्यम से। तो आपको ध्यान होगा कि एक ज़बरदस्त सैनिक कार्रवाई अमेरिका ने इराक के खिलाफ की थी। और ना सिर्फ ये कहा था, जॉर्ज बुश ने उस वक्त ये कहा था कि जो भी देश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादियों को समर्थन करता पाया गया तो वो भी हमारे विरोधी ही माने जाएंगे और उनके खिलाफ हम एक मजबूत कार्रवाई करेंगे। इससे आप अंदाज लगाएं कि दुनिया के शासन पर वो किस तरह एक निर्णायक भूमिका अख्तियार करते जा रहे हैं और उन्हें रोका जाने के प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन अब वो एक अनकंट्रोल्ड बट डेमोक्रेटिक, एक लगभग अनियंत्रित लेकिन संतुलित शासन सत्ता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वर्तमान अमेरिकी विदेश नीति। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। देखिए, बीए पार्ट सेकंड में आपने पढ़ा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होता है। इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव ड्यू हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिर मौका मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, और जॉन बाइडन रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। चुनाव नवंबर में होंगे, परिणाम क्या होता है वो एक अलग विषय है। कार्यकाल 4 वर्ष है और अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल के इस 4 वर्ष की अवधि में वो 2 ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, केवल 2, नियुक्तियां और संधियां। ये कोटेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन अब इस कोटेशन को 3rd ईयर में आप एनालाइज कीजिएगा। ये मौका आपको मिल रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, वो सब की सब आपकी विदेश नीति के इस हिस्से में, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। जैसा पहला जो टॉपिक है कि दुनिया की जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, बड़े लोकतंत्र हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके प्रति अमेरिकी विदेश नीति काफ़ी उदार हो रही है। इस अवधि में जो चल रही है अभी, वो काफ़ी उदार है। हम भी उसमें शामिल हैं। आप देखिए, एक लंबे अरसे तक आज़ादी के बाद से ही ये पाया गया कि हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ है। हालांकि हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, ये कहने में कुछ संकोच नहीं, लेकिन पश्चिमी गुट ये मानता था कि आपका झुकाव सोवियत संघ की तरफ है। इसका इम्पैक्ट ये आया कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध बड़े सामान्य से नहीं थे। लेकिन अब आप देखें, 94 के बाद से, 1994 के बाद से आप पाएंगे कि भारत के संबंध अमेरिका की ओर झुकते हुए गए हैं। और ये जो कार्यकाल अभी चल रहा है, ये शायद भारत अमेरिका के संबंधों का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। चाहे प्रधानमंत्री का बार बार अमेरिका जाना हो या उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भारत यात्राएं हों, ये बड़े एक देश के लिए सम्मान की बात होती है कि किसी महाशक्ति का प्रधान देश में यात्रा के लिए आए। ट्रंप भारत आए, कई योजनाएं बनी, कार्यक्रम बने। देखिए, सफलता असफलता दूर की बात है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस कहलाती है। लेकिन हाँ, भारत अमेरिका इस वक्त एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। जो उदाहरण है कि जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज हैं और स्पेशली जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके प्रति अमेरिकी विदेश नीति काफ़ी उदार चल रही है। अगला बिंदु है एशिया में कूटनीतिक प्रयास। आप अगर देखें तो आप पाएंगे कि इराक में डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए, सद्दाम हुसैन के आतंक को ख़त्म करने के लिए, ये मेरी भाषा नहीं है, ऐसा अमेरिका ने कहा था। आपने प्रयास किए, उन्हें हटा दिया। इसके बावजूद भी खाड़ी के देशों में, चाहे वो सऊदी अरब हो या सीरिया हो या इराक हो, यहाँ अच्छा खासा दखल अमेरिका का है। ईरान के प्रति उनका रवैया आज भी बड़ा पॉजिटिव नहीं है। आप इससे अंदाज लगाइए कि खाड़ी के देशों में 2 ताकतवर राष्ट्र हैं, ईरान और इराक। इराक में आपकी फ़ौज मौजूद है और ईरान के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है बहुत कसा हुआ है, क्योंकि आपको ये लगता है ईरान परंपरागत जो आतंकवादी कट्टर सोच है उसको प्रोत्साहन दे रहा है। वैसे ही और भी कई देश हैं जिनके प्रति आपके रुख अजीबोगरीब हैं। तो एशिया में अब वो थोड़े आक्रामक तो कम हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी कार्रवाइयाँ इनसे पहले हो चुकी हैं।
जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनसे पहले ये सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, ये खाली उनको आगे बढ़ा रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे, या वहाँ पर स्टेबल हैं, रुके हुए हैं। आगे चलें, अलग अलग एशियाई राष्ट्रों के लिए उनकी नीतियाँ अलग अलग हैं। आप देखें, अमेरिका और चाइना दक्षिण सागर के मुद्दे पर आमने सामने हैं। व्यापार का केंद्र है एशिया, खासतौर से साउथ एशिया, यहाँ पर वो मुकाबला करते हैं। चीन ने जो वन रोड वन ग्रिड जो पॉलिसी उनकी है कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की, अमेरिका उससे मुखाफत करता है, उनके साथ नहीं है। वो भारत को साथ लेने की कोशिश करते हैं एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। उनकी दोस्ती जापान के साथ है व्यापारिक, चीन के साथ ठीक है व्यापारिक संबंध हैं, लेकिन अभी स्पेशली जब ये कोरोना आया है इसके बाद से अमेरिका और चीन के व्यापारिक संबंध कुछ सिकुड़े हैं। और अपने अनेक मंचों पर अमेरिका ने इस बात का इल्ज़ाम चीन पर लगाया है कि, और कई उनके एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि ये एक केमिकल वॉर है, ये गलती से नहीं हुआ है। तो एशिया के प्रति उनकी जो पॉलिसी है, जैसे आप देखिए पाकिस्तान के प्रति अब वो उतने उदार नहीं रहे हैं जितने पहले हुआ करते थे। उनका झुकाव अब भारत की तरफ है। हालांकि इमरान डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, चुने हुए हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का रुझान अब उतना पाकिस्तान की तरफ नहीं बचा है जितना भारत की तरफ। आगे चलें, नॉर्थ कोरिया विवाद, आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक वेपन्स भी हैं, वो घोषणा कर भी चुके हैं, एक दो मिसाइल के उन्होंने परीक्षण भी किए हैं। अमेरिका ने बड़े आक्रामक तेवर दिखाए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के प्रति उनका रुख बड़ा तीखा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनकी सोच ये रहती है कि ये कितनी जिम्मेदार हाथों में रहें, और एक सैनिक शासन को जो नॉर्थ कोरिया का है वो जिम्मेदार शासन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगला बिंदु, रूस के साथ उनके बढ़ते मैत्रीपूर्ण संबंध, ये देखिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बात बड़े अधिकार से कह सकता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने तनाव अमेरिका सोवियत संघ में रहे हैं, ये शायद उनका बेस्ट रिलेशनशिप पीरियड है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों के बीच में जो संबंध हैं वो सोवियत संघ और सोवियत रूस, माफ करें संघ तो अब रहा ही नहीं है, रूस और अमेरिका के संबंधों को एक नई दिशा में लेकर जा रहा है। थैंक यू।